मैं चिन्मयी नाइक, काउंसलिंग स्पेशलिस्ट हूँ। मैं भी अभी सीख ही रही हूँ, अभी प्रैक्टिस स्टार्ट ही की है, तो अगर कुछ गलती हो जाए तो सर बताएंगे। आप में से भी कोई बोल सकता है अगर कुछ गलती हुई और आपको समझ में आई तो। यस, सो अभी हम स्टार्ट करेंगे। मैंने एक्चुअली ट्राई किया था कि आपको थोड़ा काउंसलिंग के 2 सेशंस दिखाऊं प्रेजेंट करके, गुड काउंसलिंग एंड बैड काउंसलिंग, लेकिन मतलब आज नहीं, कभी और दिखाती हूँ। आज सिर्फ एम्पैथी जो है वो उस पे थोड़ा सा बात करेंगे, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स पे और एक्सेप्टेंस पे। ये जो स्किल्स है उनके बारे में बोलेंगे, और नॉन जजमेंटल अप्रोच जो है इसके बारे में। तो ये 3 ज्यादा से ज्यादा हम डिस्कस करेंगे, ये 3 स्किल सेट जो है, और बाकी के भी आते रहेंगे। हम प्राची मैम आपका, ओके, यस। सो एम्पैथी, कल हमने एम्पैथी पे डिस्कस किया था, तो कोई अभी बता सकता है व्हाट इज एम्पैथी? आपको क्या समझ में आई कल के डिस्कशन से एम्पैथी? कोई भी। मधुरा मैम, मधुरा वीडियो मैम दिखाई दे रही है मुझे। यस, अरुंधति मैम। To go in patient's role and understand what exactly is, and try to understand his problem and convince him in other words. मी त्याचा प्रॉब्लेम आपल्याला कळलेला आहे हे त्याला अश्योर करणं की तो ज्या फेज मधून जातो हे आपल्याला समजतंय आहे, त्या फेज मधून जाणं. यस यस, राइट राइट. सो कल हमने बहुत सारा डिस्कशन इस पे किया था कि एम्पैथी क्या है और एम्पैथी मतलब एग्जैक्टली क्या. तो हमने एक डेफिनेशन यूज की थी कि किसी और के शूज में जाके वो फील करना कि वो पर्सन क्या फील कर रहा है, और वापस से खुद के रोल पे आ जाना. ओके, तो अभी एम्पैथी के बारे में तो मैं बात करूंगी. तो उसके कुछ मतलब किसी ने कल पूछा था कि एम्पैथी दिखानी कैसे, एम्पैथी एक्सप्रेस कैसे करनी है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन हम आज करेंगे. तो अभी थोड़ा सा एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपके पास ऐसे कोई आया जो साइकिलिस्ट है और किसी एक्सीडेंट के वजह से अगर उसका कुछ नुकसान हुआ और उसका पैर अच्छी तरीके से अभी चल नहीं रहा है वो, और उसको साइकिलिंग करने के लिए मना किया है कुछ सालों तक, तो मतलब आप कैसे उसको मतलब एम्पैथाइज कैसे कर पाओगे? कोई बता सकता है कैसे शूज में जाओगे उसके और कैसे वापस आओगे? Ma'am, can you repeat your question again? Yes. अगर कोई साइकिलिस्ट है आपके पास आया है काउंसलिंग के लिए, और उसका कुछ एक्सीडेंट हुआ है, उसका पैर अभी अच्छे से चल नहीं पा रहे हैं वो, और कुछ मेजर एक्सीडेंट हुआ है, और उसके वजह से वो साइकिल नहीं चला पाएगा अभी कुछ सालों तक, उसको ऐसे बताया गया है. तो वो अभी परेशान है कि मैं क्या करूं, मुझे सिर्फ साइकिलिंग आता है, मैं आगे क्या करूं, बहुत ज्यादा मतलब लॉस्ट फील कर रहा है. तो वहां पे उस केस में आप एम्पैथाइज कैसे करोगे? आप साइकिलिस्ट नहीं हो, ओके, आपने कभी साइकिल को हाथ भी नहीं लगाया है, छुआ तक नहीं है, तो आप कैसे जाओगे वहां पे? उसके शूज में जाके आप कैसे एम्पैथाइज करोगे? Basically, I think it's not about cycling, but it's about doing something which you like. So when you are not able to do something which you like very much, then obviously you will feel disheartened. So we can, like all of us at some point of time, go through this phase where we are not able to do certain things because of many other restrictions. So maybe what we can say is we can, like, I can understand how disheartened you may be feeling because you are not able to do something like cycling here, we are saying. But then we can ask him that within the given limitations of his body, what are the other activities that he or she can undertake so that he or she is able to get the same kind of pleasure.
यस, ओके ओके। सो अभी हम सॉल्यूशन में नहीं जाते हैं, क्या करना है उस पे नहीं जाते, लेकिन नीलांगी मैम आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बोला। तो अभी नीलांगी मैम ने जो कहा वो सबको समझ में आया। हमने क्या किया, हमने कभी साइकिल नहीं चलाई, फिर हम कैसे एम्पैथाइज करेंगे, तो किसी ना किसी सोर्स से वो एम्पैथी हम लेंगे कि हमने कभी कुछ खोया है क्या, हमने कभी ऐसे कुछ फील किया है क्या कि मैं वो कर ही नहीं पाया कुछ दिनों तक, तो तब मैंने फील कैसे किया था। ये हमें सोर्स फाइंड आउट करना है कहीं ना कहीं से, और फिर एम्पैथाइज करना है उस सिचुएशन से। ओके, सो यस नीलांगी मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर। सो ये एम्पैथी हमें दिखानी है, एक्सप्रेस करना है, तो वो कैसे करना है। कल हमने एम्पैथी पे बोला था, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा एम्पैथी पे नहीं बोला, लेकिन अगर ऐसे सिचुएशन आई कि ये यहाँ पे मैं कनेक्ट ही नहीं कर पा रही हूँ, कुछ अलग ही मतलब उनका प्रॉब्लम है और मुझे कनेक्शन नहीं समझ में आ रहा है, या फिर मैंने ये कभी फील नहीं किया है मेरे लाइफ में, ऐसे अगर कभी सिचुएशन आई तो हमें क्या करना है, तो हमें कहीं ना कहीं से वो सोर्स फाइंड आउट करना है, या फिर हम किसी से मिल सकते हैं जो सेम सिचुएशन फील किया है जिसने पहले, उसको पूछ सकते हैं, या फिर खुद की कुछ लॉस्ट कुछ चीजें हैं वहां पे जा सकते हैं, सेम एक्सपीरियंस है वो देख सकते हैं और फिर से एम्पैथाइज कर सकते हैं। तो ये समझ में आया कि एम्पैथाइज कैसे करना है जब आप वो सिचुएशन में कभी गए नहीं हो, ये सबको समझ में आया। ओके यस, तो अभी दिखाना कैसे है उस पे हम थोड़ा सा बोलेंगे। दिखाना मतलब हम ऐसे दिखाते नहीं है लेकिन एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि सिर्फ एम्पैथाइज करना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके यहाँ पे वो जाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि मुझे समझ में आया आप क्या बोल रहे हो, मैं आपकी सिचुएशन अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं आपको अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, मैं आपको समझ ले सकता हूँ, ये ऐसे एक सेंटेंस बोल देते हैं। तो ये सिर्फ सेंटेंस मतलब एम्पैथी नहीं है, ये सेंटेंस मतलब सिर्फ हम मतलब अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, फिर भी यस आई कैन अंडरस्टैंड यू ऐसे बोल सकते हैं। तो आगे वाला कभी कभी ऐसे हो सकता है कि कैसे अंडरस्टैंड किया आपने, ये भी पूछ सकते हैं कुछ कुछ क्लाइंट। तो आपको वहां पे एक अच्छे से मतलब जेन्युइन आपके पास आंसर होना चाहिए कि यस आई रियली अंडरस्टैंड यू। तो वो शब्द में कैसे बताना है, तो हमें तीन चीजें, तीन क्या बोल सकते हैं उसको, तीन सेट्स है और सब सेट्स है, वो हम वहां पे दिखाएंगे। फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन, वो जो बोल रहे हैं अभी उनका रिफ्लेक्शन मतलब क्या, जो जो इमोशंस वहां पे वो फील कर रहे हैं वो इमोशंस हमें बताने हैं कि यस आप उस सिचुएशन में स्ट्रेस्ड फील कर रहे थे या फिर एंशियस फील कर रहे थे। तो आप जब ये बताते हो या फिर आप ये बोलते हो तब क्या होता है, सामने वालों को समझ में आता है कि यस उनको समझ में आया मैं क्या फील कर रहा था। भले ही उन्होंने ये वर्ड यूज नहीं किया, भले ही उन्होंने वो बोला नहीं कि मैं एंशियस फील कर रहा था, लेकिन आप जब उसको वर्ड में एक्सप्रेस करते हो तब उनको समझ में आता है कि यस ये मुझे समझ रही है, ये मुझे सुन रही है। एक्टिव लिसनिंग स्किल जो है वो यहाँ पे काम आता है कि ये मुझे सुन रही है, जेन्युइनली सुन रही है, वो हमें समझ में आता है। रिफ्लेक्शन ये स्किल में। सेकंड है पैराफ्रेजिंग। हम क्या करते हैं, सिर्फ सुनते हैं कभी कभी, हाँ हाँ ओके ऐसे बोलते हैं। ओके तो ये हमें काउंसलिंग में थोड़ा सा इग्नोर करना है। कंटिन्यूअसली हाँ हाँ और फिर सॉल्यूशन के यहाँ पे या फिर मतलब सॉल्यूशन में तो हम जाते नहीं है, लेकिन डायरेक्टली एंडिंग में जाना या फिर ओके आई गॉट योर पॉइंट ऐसे करके समराइज करना, ये हमें नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, पैराफ्रेज करना है, जो जो चीज वो बोलते हैं उसको थोड़ा थोड़ा करके पैराफ्रेज करना है। ओके तो अभी आपने ये बोला, आप ये फील कर रहे थे, ये हुआ रिफ्लेक्शन में। और पैराफ्रेज में हम क्या करते हैं, उन्होंने जो अभी बोला वो छोटे छोटे सेंटेंसेस में हम बोलते हैं और उनको समझ में आता है कि यस इन्होंने सुना और उनको समझा। ओके सो ये दो चीजें हम काउंसलिंग स्किल में एम्पैथी दिखाने के लिए, मैं जानबूझ के दिखाने के लिए बोल रही हूँ लेकिन हम ऐसे बोलते नहीं है, लेकिन एक्सप्रेस करने के लिए हम ये दो स्किल्स। और थर्ड वन इज
समराइजिंग। तो समराइजिंग हम कब करते हैं? एंडिंग में करते हैं। कि आपने अभी तक ये पॉइंट बोले, समराइज कैसे करेंगे? लिस्ट करेंगे, पॉइंट्स करेंगे उसके, और उन पॉइंट्स को हम उनको बोलेंगे एंड में, सेशन के एंड में, कि ये चीजें हमने डिस्कस की, ये चीजों के बारे में हमने आज बोला, और फिर उसको समराइज करेंगे, कंक्लूजन में लेके जाएंगे। तो पूरे सेशन में जो एम्पैथी है, ये 3 स्किल्स में हम डिवाइड करके एक्सप्रेस करते हैं। ओके, सो मुझे पता है कि मैं अभी आपको जैसे बोल रही हूँ वैसे पूरा का पूरा समझ में नहीं आएगा। जैसे ही हमें वक्त मिलेगा, हम अलग अलग तरीकों से केसेस प्रेजेंट करके आपको वो दिखाते रहेंगे कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। ओके, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। लेकिन अभी के लिए आपका जो कल का क्वेश्चन था, वो आई थिंक यहाँ पे आपको समझ में आया कि क्या क्या करना है, उसके वजह से आप एम्पैथाइज दिखा सकते हो, एम्पैथी दिखा सकते हो। ओके, तो अभी किसी को कुछ डाउट्स है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, या फिर एंड में पूछ सकते हो, फिर हम नेक्स्ट स्किल के पास जाएंगे। Can we make notes when we are talking to the patient? ओके ओके, सो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, थैंक यू। सो हम अवॉइड करते हैं नोट्स निकालना पेशेंट के सामने, क्योंकि वो कनेक्ट चला जाता है। तो अभी क्या हुआ है, अभी ऑनलाइन सेशंस आ रहे, तो आप पेशेंट के पास, क्लाइंट के पास देख के नीचे लिख सकते हो। ओके, लेकिन जब आप इन पर्सन बैठते हो तो खास करके अपनी जो बुक है वो साइड में रखिए, क्योंकि क्या होता है, कनेक्ट चला जाता है। आपका आई कांटेक्ट ये बहुत जरूरी है सेशन के लिए, सेशन रैपो इस्टेब्लिशमेंट के लिए, आपका रैपो बिल्ड करने के लिए। आप मुझे सुन रहे हो, पूरी तरीके से सुन रहे हो। यहाँ पे मैं किसी मशीन से नहीं बोल रहा हूँ, या फिर सिर्फ जैसे पेशेंट जाते हैं डॉक्टर के, जस्ट पर्ची पे लिखा और दिया, ऐसे नहीं हो रहा है। ये कुछ अलग प्लेस है, ये सेफ प्लेस है। ये सब माहौल को उनको समझ में आने के लिए हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। आप नाम लिख सकते हो और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लिख के रख सकते हो, लेकिन जितना हो सके आप बुक को साइड में रखो तो ज्यादा कनेक्ट हो पाओगे। यस, सो आई होप आपका आंसर आपको मिला। Should we record maybe for later references? आई थिंक मैम मतलब रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा, ओके ओके, यहाँ पे पूछ रहे हो। ओके, एक्चुअली क्या है, रिकॉर्ड करना मतलब अपने एथिक्स में तो नहीं आता। बताते हैं कि करना नहीं है, लेकिन अगर आपके क्लाइंट परमिशन देते हैं तो आप कर सकते हो। विदाउट परमिशन बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि वो मतलब जेन्युइन नहीं है और एथिक्स के भी खिलाफ है अपने। तो ट्राई कीजिए कि आप ये मतलब नहीं करना है। मेमोरी टेक्निक्स का यूज कर सकते हो आप, क्योंकि क्या होता है, मैं समझ सकती हूँ कि हम भूल जाते हैं, या फिर क्या बोला था आगे वो हो जाता है। राइट यस, इसीलिए हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन जो करते हैं, रिफ्लेक्शन टेक्निक जो है, पैराफ्रेजिंग जो है, समराइजिंग जो है, वो उसी के लिए आप यूज कर सकते हो कि अभी इन्होंने क्या बोला, मैं वो रिमेम्बर करके उनको ही दोहराऊंगी मतलब मैं बताऊंगी, तो फिर मेरा बहुत मतलब जो शॉर्ट टर्म मेमोरी से चला जाता है तो वो नहीं चला जाता, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है आपके। ओके, सो इसकी वजह से क्या करना है हमें कि वहां पे उनको फिर से बताना है कि ओके ये बातें अभी आपने बोली राइट है, मुझे अच्छे से समझ में आया है क्या, कुछ गलत है क्या, ये आप कर सकते हो। तो आपके वो ज्यादा स्ट्रांगली ध्यान में रहता है। इसके अलावा आप माइंड मैप टेक्निक वगैरह यूज कर सकते हो। ओके, सो वो टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो, लेकिन ट्राई कीजिए कि नोटबुक अवॉइड करो। यस चिन्मय मैम, आपने बोला कि वो अनएथिकल है रिकॉर्ड करना। दैट इज वेरी ट्रू, क्योंकि कहीं पे भी अगर कोई पेशेंट आता है एंड वी आर कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ दैट, मतलब वो रिकॉर्ड उनको बता के रखे डेट बाय डेट, लाइक वी हैड मीटिंग ऑन दिस डेट एंड ये मैंने आपसे समझा, ये आपने बताया, ऐसा एक मिनट्स ऑफ मीटिंग जैसा कुछ बना के उनको रखे कि क्या करें। आप रख सकते हो, आप रख
सकते हो, आप कर सकते हो कि सेशन जब ही एंड होता है ना, तुरंत जाता नहीं आपके दिमाग से, ओके, क्योंकि आपको ट्रीटमेंट प्लान Yes. करना है, आपको बहुत सारी चीज उस पे मतलब याद रख के आपको उसको ट्रीटमेंट करना है। तो आप क्या करोगे, तुरंत बैठ के वो लिख के लो, मतलब एटलीस्ट पॉइंट आउट कीजिए, फिर आप उस पे अच्छे से वो MOM वगैरह कर सकते हो। क्योंकि चिन्मय मैम इसमें ना एक डिफरेंस है मेंटरिंग एंड काउंसलिंग में, मीन्स लाइक काउंसलिंग थोड़ा डिफरेंट अप्रोच है इसमें, एंड मेंटरिंग एंड काउंसलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको बताना पड़ेगा हमको थोड़ा, एंड हमारा बैकग्राउंड नहीं है, so we would like to understand. यस, इसीलिए मैंने बोला कि मैं बता रही हूँ, लेकिन आई नो कि पहले उसमें नहीं जाएगा, सिर्फ हम ब्रीफिंग लेंगे आज जितना हो सके। इसीलिए मैंने 3 ही स्किल्स लिए हैं जो बहुत ही बेसिक है। अगर ये 3 स्किल्स आप में है तो आप आगे अच्छे से आगे अच्छे से स्किल्स ले सकते हो, स्किल्स आपके अच्छे से सुधार सकते हो, बहुत कुछ चीजें कर सकते हो। लेकिन ये 3 स्किल्स अगर नहीं है तो फिर वो स्किल्स लेके भी कुछ फायदा होगा नहीं, ओके। सो ये 3 जो स्किल्स है, एम्पैथी, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड एंड थर्ड वन इज नॉन जजमेंटल अप्रोच, ओके। सो ये 3 जो स्किल्स है वो हम ज्यादा से ज्यादा ट्राई करेंगे। मैं अलग अलग एक्टिविटीज भी दूंगी इसके लिए आपको, तो वो भी करते, ओके, यस। सो हम आगे जाए या किसी को कुछ क्वेश्चन है, क्वेरीज है? ठीक है, आगे जाए। हाँ, ओके। सो नेक्स्ट है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड एंड एक्सेप्टेंस। कल हमने ये टॉपिक आधा छोड़ा था, तो कल के टॉपिक को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड? कभी ऐसे हुआ है आपके साथ कि सामने वाला जो भी बोल रहा है मुझे बिल्कुल भी, मतलब मैं एग्जैक्ट अपोजिट हूँ इस इंसान के, लेकिन फिर भी मैंने, ठीक है, जो तू सोच रहा है तेरे पास है और जैसे तू है वैसे मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ऐसे कभी किया है किसी ने? ऐसे कभी एक्सपीरियंस है किसी का? म्हणजे ऍग्री टू डिसऍग्री का? नॉट एक्झॅक्टली ऍग्री टू डिसऍग्री, बट हाँ सॉर्ट ऑफ असं होतं बऱ्याच. जजमेंट नहीं है, मतलब कुछ जजमेंट नहीं है कि नहीं लेकिन ऐसे होना चाहिए था, या फिर कुछ तो डिफरेंट ही है ये, ऐसे कुछ भी दिमाग में भी मतलब वो नहीं है, जस्ट वो है, ठीक है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, आई रिस्पेक्ट यू। ऐसे कभी हुआ है? मेरे साथ हुआ है बच्चों की। कैन आई शेयर? यस प्लीज। ओके, ये मेरे बच्चों के साथ हुआ है, तो ये जनरेशन गैप में बहुत ही ज्यादा है, एंड आई थिंक यू कैन रिलेट विद दिस, एंड व्हाट इज 100% राइट फॉर देम इज 100% रॉन्ग फॉर मी, बट देन आई सेड I don't agree with this or I don't like this, but it's okay for you. तो और मैं उसके साथ यही सेंटेंस मैंने बोला था कि I respect you. Then again with this I said, I don't know, but I'm adding this. Now this is your responsibility. Okay. Yes. Right. So mother and daughter के इसमें ये आपका सेंटेंस ओके है, यस। लेकिन आपने जो बोला पहले वो एकदम करेक्ट था, जो आपने अभी एम्पैथाइज किया वो बिल्कुल भी करेक्ट था, कि क्या होता है कि लेट मी रिस्पेक्ट यू इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, ऐसे जो हम बोलते हैं यही अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड है, ओके। कि मुझे किसी चीज की परवाह किए बिना आपका सम्मान करने दो, ये हिंदी में ट्रांसलेशन मुझे मिला अभी। तो ये जो हमारा फीलिंग है, फिर से मैं एक बार बोलती हूँ, किसी को लिख के लेना है तो लिख सकते हो, लेट मी रिस्पेक्ट यू इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग। ये जो है, ये जो भाव है अपना,
ये जो थॉट प्रोसेस है वो हमें अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड के पास लेके जाती है एंड एक्सेप्टेंस के पास लेके जाती है। यूपीआर बोल सकते हो आप उसको शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट फॉर्म में। ओके, सो ये कहाँ से स्टार्ट होगा? अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड कहाँ से स्टार्ट होगा? क्या लगता है आपको कि मतलब अभी जैसे कल किसी ने बोला था की एवढा पगडा आहे डोक्यावरती की कसं म्हणजे त्या सगळ्यामधून बाहेर पडून समोरच्याला म्हणजे नॉन जजमेंटली बघणार, बरोबर? सो वो सब बाजू में रख के हम कैसे कर सकते हैं, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड कैसे दे सकते हैं? अगर मतलब अभी का अगर प्रॉब्लम देखे तो हम ये ले सकते हैं कि अभी के जनरेशन में बहुत ओपननेस है। ओके, जो भी सेक्सुअलिटी है या फिर उनका रिलेशन है उसके बारे में वो बहुत ओपनली बात करते हैं। ओके, सो ऐसे कोई आपके सामने अगर आता है और कोई बोलता है आई एम गे, तो आप कैसे अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दे पाओगे वहां पे? या फिर कुछ भी बोल रहा है कोई भी, तो कैसे हम वहां तक पहुंचेंगे अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड कि मैं तुझे रिस्पेक्ट करता हूँ, यहाँ पे हम कैसे जाएंगे? कोई भी अपना मत है वो बता सकते हैं। पहले तो खुद को फ्लेक्सिबल डेवलप करना होगा। इफ नहीं है वो एटीट्यूड अपने पास थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी का, इफ वी आर वेरी हार्ड एंड फास्ट अबाउट अवर थॉट प्रोसेस और वैल्यूज, तो थोड़ा सा खुद को फ्लेक्सिबल करना होगा। शायद उसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इफ राइट 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 फर्स्ट राइट, वो वेरी नाइस। फ्लेक्सिबिलिटी लानी चाहिए, मतलब तभी आगे कुछ। यस यस, वृंदा मैम। स्टार्टिंग में एक्चुअली शॉकिंग लगता है, मतलब व्हेन वी कम टू नो अबाउट दीज थिंग्स व्हिच वी मे नॉट हैव सीन, लाइक पीपल लाइक यू वर सेइंग दैट व्हेन आई मेट समवन हु टोल्ड दैट ओके आई एम लेस्बियन, तो मुझे theoretically I knew, but practically when I met someone I was like okay, but बाद में वो acceptance आता है, but starting में I will not say कि एकदम से we are like okay okay। जैसे कोई बोलता है कि हाँ मैं रोज मतलब some women if they are taking alcohol, cigarette, everything, तो जो हमारा typical एक women के लिए ये होता है ना कि how women should be, so if there are people who are beyond those boundaries, it takes some time for us to actually accept that there are people with different kind of lifestyles, but initially it is definitely shocking। यस यस राइट, सो बहुत ही ऑनेस्ट ओपिनियन आपने मतलब अभी आपने I want to बोली। say something. यस यस, प्लीज रूपा मैम, प्लीज। That is, you have to make that value in yourself. Unless it is not possible at all, you have to cultivate that way. यस यस If you want to be a good counselor, I think you have to be that ready. राइट राइट, बहुत ही अच्छे से तीनों ने भी बहुत अच्छे से आंसर दिए हैं, बोला है। यस यस, वर्षा मैम। मला वाटतं की आपण माणूस म्हणून बघितलं की बऱ्यापैकी आपण एक्सेप्टन्स येतो आपल्याला, बरोबर आहे। म्हणजे बाकी काही जरी असलं तरी एक माणूस म्हणून त्याला सुद्धा तेवढंच पेन किंवा तेवढंच हे आहे आणि अधिकार आपलं आयुष्य आपल्या मताप्रमाणे जगण्याचं। बरोबर, खूप सुंदर, खूप छान मॅम। एक्सपिरियन्स सुद्धा ऍड होतो ना याच्यामध्ये कधी कधी, बिकॉज काही गोष्टी खूप एक्सपोजर घेतलेल्या असतात लहान वयापासूनच, देन एखादी व्यक्ती बघतो आपण अँड दॅट पर्सन इज द सेम पर्सन व्हॉट वी हॅव ऑल्सो सीन। युजली 80-90% जर एक्सपोजर असेल दॅट विल बी मोस्ट मॅच्युअर्ड वे ऑफ एक्सप्रेसिंग दॅट, आणि अजिबातच नसेल देन rather than showing that ki ha something which I don't know but let me explore it, अशा टाइप भाव ठेवायचा आहे की म्हणजे लाईक आय एम आस्किंग, म्हणजे असाच भाव ठेवायचा आहे, असा भाव ठेवायचा आहे। येस येस, काय बोलेन थोडंसं पुढे तेव्हा तुम्हाला जास्त व्यवस्थित समजेल। ओके अश्विनी मॅम, मी त्याबद्दल बोलणार आहे त्यावेळी तुम्हाला जास्त व्यवस्थित समजेल त्याबद्दल। बात कर सकते? यस 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 जी। जब भी हम किसी इंसान को सुनते हैं तो उस व्यक्ति का अगर हम स्वीकार करें, बहुत बार ऐसे होता है या हमेशा ही ऐसा होता है कि
वो व्यक्ति सही होता है, बस उस समय का उसका निर्णय या उसकी कुछ आदतें गलत हो सकती है। और कई बार ऐसे होता है कि जो मुझे पसंद नहीं या जो मैं जिससे मैं द्वेष करती हूँ, अगर वही चीज सामने वाला करता है तो हम अनजाने में अज्ञान से उस व्यक्ति का द्वेष करने लगते हैं। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि जो चीजें हमें पसंद नहीं, शायद उस व्यक्ति के लिए वो अनुकूल हो। तो जो हमें पसंद है वो अगर कोई व्यक्ति करता है तो इसका मतलब वो गलत है, ऐसा नहीं। तो एज ए थर्ड पर्सन हम सोचे कभी भी या सुने तो ये कंफ्यूजन या ये डायलेमा या ये संदिग्धता नहीं रहती। जैसे है वैसे उसका स्वीकार, एक्सेप्टेंस हो जाता है और सॉल्यूशन बहुत आसानी से सामने आ जाता है, ऐसा मुझे लगता है। यस सारिका मैम, थैंक यू ये बात बताने के लिए। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने ये एक्सप्रेस किया, बहुत अच्छे। और किसी को कुछ बताना है, कुछ बोलना है? मुझे बताना है कि जब भी क्लाइंट आपके पास आता है तो दैट पर्सन इज हैविंग सम काइंड ऑफ चैलेंज और प्रॉब्लम्स। सो हम लोग अगर उससे एग्री करें या ना करें और शॉकिंग भी हो तो भी एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अ काउंसलर। तो कितनी भी शॉकिंग हो, ये एक्सप्रेशन ओ माय गॉड गलत है, ये जो फेशियल होता है वो नहीं होना चाहिए। सो ये चेहरा क्या बोलता है वो, दैट इज आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना है कि मन में वो भाव रख के हम फेशियल पे सिर्फ अच्छा दिखा सकते हैं क्या? Yes, as a professional, ये एक बात होनी काफी जरूरी है कि कितनी भी शॉकिंग न्यूज हो, अनएक्सेप्टेबल हो तो भी ये तो इसीलिए तो ये है ना कि अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस यहाँ पे हो रहा है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ काउंसलर्स बिहेवियर आई थिंक। जैसे एक प्रोटोकॉल रहता है वैसे, आई डोंट नो वेदर इट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल और व्हाट, बट यस यस ओके। सो मुझे याद है कि सर ने एक सेशन लिया था और वो सर के सेशन पे सर ने बोला था कि अगर मन में वो भाव है ना कि ओ, तो मतलब हमें भी नहीं समझ में आता और यहाँ पे मराठी में बोलते हैं ना आठा पड़ गया, सो वो हो ही जाता है, मतलब थोड़ा सा क्यों ना हो वहां पे आ ही जाता है। तो उसका मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उससे डायरेक्टली रिलेशन है कि ये कैसे हम दिखाए वो रिस्पेक्ट, मतलब हमें समझ में तो आ गया कि यूपीआर है क्या, एक्सेप्टेंस है क्या, रिस्पेक्ट करना है बस, बाकी कुछ है ही नहीं। ओके, ये तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन वो दिखाना कैसे है, वो सामने तक पहुंचाना कैसे है, तो उसका एक सिंपल सॉल्यूशन है और करने में बहुत हार्ड है। तो वो बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि पहले हमें क्या करना है। बहुत सारे लोगों के आंसर से एक्चुअली वो आया भी, वही मैं थोड़ा सा बताऊंगी आपको कि मुझे पहले स्वीकार कर लूं, उसके बाद सम्मान कर लूं खुद का, रिस्पेक्ट करूं खुद का, तो मैं दूसरों को वो रिस्पेक्ट दे सकती हूँ। ओके, सो सबसे पहली बात क्या करना है, आई एम इनफ। ओके, सो मुझे क्या करना है, मैं जैसे भी हूँ, मैं जो भी हूँ, वो रीजन काफी है मुझे खुद को सम्मान करने के लिए, मुझे खुद को रिस्पेक्ट करने के लिए। ये चीज मुझे मेरे दिमाग में लानी है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। सो प्रैक्टिस हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी, जो भी चीज है उसका प्रैक्टिस हमें करना है, तभी हम वहां पे पहुंच सकते हैं। ओके, तो मैं अभी छोटा सा एक एक्टिविटी आपको दूंगी कि सबको खुद की आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करो सबने, और ट्राई क्या करना है, खुद को एक्सेप्ट करना ट्राई करना है। मैं जैसी हूं, जैसा हूं, वैसे मैं को एक्सेप्ट कर रही हूं, खुद से प्यार कर रही हूं, कर रहा हूं।
रीजन क्या है खुद को प्यार करने का? रीजन ये है कि आप है, मैं हूं इसलिए मैं खुद का रिस्पेक्ट करूंगी, मैं हूं इसलिए मैं खुद का सम्मान करूंगी, और कुछ भी रीजन नहीं है, यही एक प्योर रीजन है। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ अनकंडीशनल, I respect myself irrespective of everything as a human being. Okay. अभी आंखें खोल सकते हो और बता सकते हो कि किस किस ने खुद को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करना हो गया, मतलब सच में कोई भी कंडीशन नहीं आई, कुछ भी खामियां नजर नहीं आई, बस मैंने एक्सेप्ट किया। बहुत सारे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कठीण आहे, असं नाही होत, एखाद दुसरा फॅक्टर तरी मिळतोच, म्हणजे असं काही नाही खूप सारे, पण डेफिनेटली एखाद दुसरा तरी येतोच मध्ये। डिफिकल्ट है। और कोई? आपको रीजन समझ, सबको क्यों रिस्पेक्ट करना है? इसलिए रिस्पेक्ट करना है क्योंकि मैं हूं। ओके, मैं हूं, ये रीजन काफी है खुद को रिस्पेक्ट करने के लिए। जब आप ये करना स्टार्ट मतलब किया आपने, तो समझो कि आपने आप पे यूपीआर जो है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, उसकी स्टार्टिंग हो गई। ओके, सो यही हमें एक्टिविटी के तौर पे मैं आज आपको दूंगी कि क्या करना है। खुद को ये दिन में 2 बार तो बोलना है, सुबह शाम में, ज्यादा से ज्यादा बार में बोलोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन खुद को रोज रिमाइंड करना है कि मैं हूं इसलिए मुझे खुद का रिस्पेक्ट करना है, अनकंडिशनली रिस्पेक्ट करना है, कुठल्याही अटी आणि शर्ती शिवाय मला स्वतःचा स्वीकार करायचा आहे। ओके, यस। अभी सेकंड थिंग, आपके पास एक पेपर है, सबके पास पेपर है? अभी दूसरी चीज आपके आसान कर देती का कैसे रिस्पेक्ट करना है। ये तो 1 स्टेप बताई मैंने, अभी सेकंड स्टेप पे जाएंगे। ओके, पेपर है सबके पास? अभी एक प्रॉमिस मुझे सबने करना है कि आंखें मैंने जब बोला कि बंद करो तो बंद ही रखनी है पूरी एक्टिविटी। किसी ने ऐसे आंखें थोड़ा सा खोल के दूसरों का देख लूं, ऐसे कुछ भी करना नहीं है। ओके, जितना आप ऑनेस्ट रहोगे उतना एक्टिविटी ज्यादा अच्छा रहेगा। यस, सो सबने अपने पास पेपर रखना है हाथ में। लिया? आई अज्यूम कि आपने लिया। अभी क्या करना है, आंखें बंद करनी है, सारे एक्टिविटीज में आंखें बंद करनी है, पहले दूसरों का देखना नहीं है। ओके, आंखें बंद करनी है और अपना जो पेपर है उसी पे ध्यान देना है। माइंडफुलनेस यूज कीजिए, उसी पे ध्यान देना है। और आजू बाजू कोई कुछ कर रहा है क्या, मैं अकेली बैठी हूँ क्या यहाँ पे मीटिंग में, सब लेफ्ट हो गए क्या, कुछ नहीं देखना है, बस यही करना है। ओके, इतनी जल्दी मीटिंग ऑफ नहीं होगी, आई होप। तो हमें क्या करना है कि पेपर हाथ में लेना है और पेपर को बीच में फोल्ड करना है, आंखें बंद करके, आंखें बंद करके, आंखें बिल्कुल भी खुली नहीं छोड़नी है किसी ने भी। बीच में एक फोल्ड करना है और एक फोल्ड करना है, मतलब 2 फोल्ड हो गए, और एक फोल्ड करना है, मतलब 3 फोल्ड हो गए, और लास्ट वन और एक फोल्ड करना है, मतलब 4 फोल्ड हो गए। अभी ये फोल्ड होने के बाद किसी ने आंखें नहीं खोलनी है, एक्टिविटी बाकी है। बंद कर दिया, सबने आंखें बंद है और 4 फोल्ड हो चुके हैं। अभी अपने लेफ्ट साइड से आप पेपर को थोड़ा कट करोगे, लेफ्ट साइड से पेपर को थोड़ा कट करोगे।
उसके बाद राइट साइड से पेपर को थोड़ा कट करो। एक बार लेफ्ट साइड से कट किया, एक बार राइट साइड से कट किया, और एक फोल्ड हमें पेपर का ओपन करना है। एक फोल्ड हमें पेपर का ओपन करना है। अभी ये ओपन किए हुए फोल्ड को राइट साइड से एक बार कट करना है, लेफ्ट साइड से एक बार कट करना है, और दोनों साइड से कट करने के बाद और एक फोल्ड ओपन करना है, और एक फोल्ड ओपन करना है। किया? अभी इस फोल्ड को राइट साइड से एक बार कट करना है, लेफ्ट साइड से एक बार कट करना है, और पेपर का फोल्ड ओपन करना है। अगर किसी का फोल्ड पूरा ओपन हो गया तो होने दो, इसका रहा है उसके लिए और एक इंस्ट्रक्शन। एक लेफ्ट साइड से ओपन टर्न करना है, कट करना है, और राइट साइड से एक बार कट करना है, और जो बचा है वो भी ओपन करना है। अभी जो कुछ तैयार हुआ है, जो कुछ खिचड़ी पकी है, वो हमें स्क्रीन पे दिखानी है। आंखें अभी ओपन कर सकते हो और सबको स्क्रीन पे दिखानी है क्या क्या हुआ, और सबको सबकी स्क्रीन दिखाई दे रही है। खुद का पहले देखो कि क्या क्या हुआ, क्या क्या मैंने किया। गुड गुड गुड, नाइस नाइस। सबको अपना अपना और एक दूसरे का दिख रहा है क्या, क्या क्या दूसरों ने किया, क्या क्या मैंने किया, दिख रहा है? यस, ओके। अभी मुझे बताओ कि ये क्यों किया, ये हमने किया क्या और क्यों किया। आप उतने इंटेलिजेंट हो कि आपको समझ में आ गया मैं क्या बता रही हूँ, क्या बताना चाह रही हूँ। इंस्ट्रक्शन दिया आपने, वैसे हमने किया। लेफ्ट से करना है लेफ्ट, राइट से करना है राइट, वी फॉलोड इट। कहीं पे भी हमने ऐसा ये नहीं दिया, रेजिस्टेंस नहीं दिया, नहीं मैं राइट में ही करूंगी पहले, या तो मैं लेफ्ट में करूंगी। मैडम ने 4 फोल्ड किए तो मैं 5 फोल्ड करूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। पूरे फोल्ड फॉलो किए हैं। एंड पेपर कम पड़ा फिर भी किया उसको फोल्ड, एंड दैट इज व्हाट फॉलोड द इंस्ट्रक्शंस कंप्लीटली। वही किया। और कोई? रूपा मैम ने हाथ ऊपर किया है। सबने एक दूसरे के देख लिए ना, फिर से एक बार देखेंगे चाहिए तो। कौन बता रहा है? किसी को समझा क्या किया, क्यों थी ये एक्टिविटी, क्राफ्ट का क्लास क्यों हो गया? यस सात्विका मैम। मला वाटतं की इन्स्ट्रक्शन सगळ्यांना सेम होत्या, पण प्रत्येकाची समज वेगळी होती किंवा आकलन शक्ती वेगळी होती. त्याप्रमाणे प्रत्येकाने आपापल्या समजुतीप्रमाणे ते केलं. बरोबर. सेम इन्स्ट्रक्शन असल्या तरी प्रत्येकाचं वेगवेगळं झालं. येस येस, तुमचा बघू. दिसत नाहीये पण बरेच ओके, फोल्ड मध्ये मध्ये फोल्ड केले. आता मला सांगा की कोणाला अजून किसी और को आंसर देना है तो भी दे सकते हो. अभी मुझे बताओ कि ऐसे क्यों हुआ, आपने कुछ अलग किया, उन्होंने कुछ अलग किया, रूपा मैम ने कुछ अलग किया रहेगा, अश्विनी मैम ने कुछ अलग किया, सुजाता मैम ने कुछ अलग किया, और लोग हैं उन्होंने अलग अलग किया. क्यों? मैंने इंस्ट्रक्शन सेम दी थी, राइट? थोड़ा सा परसेप्शन, थोड़ा फियर कि पेपर फट ना जाए, उस हिसाब से एक अंदाज लिया. तो फियर, परसेप्शन, एक्सपीरियंस जो बंद करके आके जो आ रहा है उस हिसाब से किया. मतलब आपने किया. राइट राइट राइट. यस, आपने जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे वो इन जनरल थे, स्पेसिफिक नहीं थे कि इतनी मेजरमेंट का कट करना है या इस तरह से कट करना है कि वो पेपर एक दूसरे से अलग हो जाए.
या कुछ भी ऐसे स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस नहीं थे। तो हम लोगों ने जिसने जैसे सोचा अपने दिमाग से उस हिसाब से कट किया। जैसे मैंने कट करते वक्त ये सोचा कि मेरा कागज ना टूट जाए, मतलब जो भी है मेरे पास वो मैं जब तक इंस्ट्रक्शन मिलती रहे मेरे पास कागज बना रहे, ये मैंने सोचा। पता नहीं मुझे ऐसे राइट। और किसी को कुछ और बताना है? Perception, I think, is most important thing, and understanding. Right. And it is related to your instructions as well. Right. लेकिन मैंने सबको सेम इंस्ट्रक्शन दी थी, right? Yeah, that where to fold, vertically or horizontally, it wasn't clear. So basically I did this way. लेकिन ऐसे लग रहा था कि अगर चौथा है तो I can do this way also. Right. Instructions तो सामने वाले की बात कैसे भी आ सकती है. Exactly. So सामने वाले के बात को हम कैसे लेते हैं वो इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मतलब ये एक चीज है, और दूसरा हमारे पास जब क्लाइंट आता है तो उसका इंटेलिजेंट वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसकी आईक्यू लेवल कितनी है। अगर मतलब हम मेजर करने नहीं जाते जब मतलब वो नहीं हो तो, जरूरत नहीं हो तो, लेकिन जो आता है उसका पर्सपेक्टिव डिफरेंट रहेगा, वो अलग जगह से आया है, उसका मतलब कल्चरल डिफरेंसेस अलग अलग है। ये सब हमें दिमाग में रखने हैं। अभी सेम इंस्ट्रक्शन के बावजूद सब लोगों के जो कागज थे वो अलग अलग थे, राइट? सब लोगों ने उनको जैसे समझा, उनको जैसे मतलब उनका जैसे परसेप्शन था वैसे उन्होंने किया, उनका जैसे इंटरप्रिटेशन था वैसे उन्होंने किया, करने का ट्राई किया, राइट? सो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि सामने वाले का कुछ अलग हो सकता है। अभी मुझे बोलिए, अगर माधवी मैम का कुछ अलग हुआ और वर्षा मैम का कुछ अलग हुआ पेपर कटिंग, ओके, तो मतलब क्या बोल सकते हैं? किस किस को ऐसे लगता है कि मेरा गलत हुआ, किस किस को ऐसे लगता है कि मेरा सही हुआ? थोड़ा सा बताइए, मतलब हाथ ऐसे रेज किया तो भी चलेगा कि किसको लगता है गलत हुआ, मैंने कुछ गलत ही कर दिया? कोई नहीं है शायद। गुड गुड, किसी का गलत नहीं है क्योंकि हर किसी ने खुद को जैसे समझा वैसे किया, राइट? सो हमें यही मतलब जो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड एंड एक्सेप्टेंस है वहां पे हमें यही है, और नॉन जजमेंटल अप्रोच आगे देखने वाले हैं वहां पे भी हमें यही ध्यान में रखना है कि हर किसी कुछ सोच जो है वो अलग हो सकता है, सिचुएशन जो है वो अलग हो सकता है। तो ये ध्यान में रखते हुए मुझे मतलब नॉन जजमेंटल अप्रोच रखना है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स देना है, तो वो रिस्पेक्ट आएगा। नहीं तो नहीं मेरा ही सही है ऐसे अगर किया तो वो नहीं। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ है अच्छे से, राइट? Everyone's understanding is different, right? Yes, very good, very nice. So अभी जब सामने कोई है तो उनको कैसे मतलब क्या बोलना है exactly अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड में, तो वो थोड़ा सा मैं बोलूंगी कि कोई बोलता है कि आई एम वेरी लोनली, तो उनको क्या चाहिए, मतलब वो कुछ क्यूज देता है आपको, क्लूज देता है, क्यूज देता है। वो आपको क्या बताना चाहता है कि मैं अकेला हूँ, मुझे कोई तो चाहिए। तो वहां पे एज अ काउंसलर या फिर यस एज अ काउंसलर आप क्या बोलेंगे? आई एम हियर फॉर यू, ओके, या फिर यस आई एम लिसनिंग टू यू, मेरा कोई सुनता ही नहीं है तो यस आई एम लिसनिंग टू यू, आई एक्सेप्ट यू एज यू आर, ओके। सो ये चीजों से हम उनको बताते हैं कि यस मुझे समझ में आ रहा है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ये सब चीजें हम उनको एक्सप्रेस करते हैं, ओके। सो ये हमें ध्यान में रखनी है बात। अभी ये एक्टिविटी करने के बाद आपको ज्यादा स्ट्रांगली समझ में आया आई थिंक ये, राइट? सो और एक बात है कि शार्प वर्ड्स एंड जजमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स को श्रिंक कर देती है।
किसी ने कुछ बहुत ही शार्पली किसी को बोला है या फिर जजमेंट पास की है, जजमेंटल मतलब बोला है कुछ, तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो ऑलरेडी गया हुआ है, राइट? उनका सेल्फ स्टीम जो है वो हुआ है। तो यहाँ पे अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड जो है वो उनको वो कॉन्फिडेंस, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ एफिकेसी फिर से खुद में लाने के लिए हेल्प करता है। इसीलिए इसका बहुत ज्यादा महत्व है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड एंड एक्सेप्टेंस। आई थिंक आपको थोड़ा सा तो आज समझ में आया इसके बारे में, राइट? अभी थोड़ा आगे जाएंगे, किसी को कुछ क्वेश्चन है, पूछना है, बोलना है? ओके, so अभी I have one question, ma'am. Why everyone's understanding is different, and what are the reasons of the same? What are the reasons? और इसका अनकंडीशनल जो एक्सेप्टेंस है उससे क्या असर होता है? रीजंस बोल रहे हो आप? रीजंस, कारण? जी, कारण उनके मतलब ऐसा क्यों है और इसके कारण क्या है, और इसका परिणाम वो अनकंडीशनल जो एक्सेप्टेंस है उससे क्या होता है? यस, ओके। सो अभी का हमने जो एक्टिविटी देखा उसमें और एक बात समझ में आती है कि हर एक इंसान अलग है और उसके वजह से उन्होंने अलग अलग तरीके से वो परसेप्ट किया और अलग अलग तरीके से वो दिखाया। तो इसके रीजंस बहुत कुछ है, लेकिन कुछ रीजंस ऐसे हैं कि मतलब जो साइंटिफिक है वो तो हमें पता है, सर बताते रहते हैं, लेकिन मतलब उनके पेरेंट्स अलग है, उनका जो जहाँ पे वो बिलोंग करते हैं वो जगह आपसे अलग रहेगी। तो भाई बहन भी अलग अलग होते हैं, क्यों? उनका अलग अलग हो सकता है, वो उनके फ्रेंड्स अलग अलग हो सकते हैं, पीयर ग्रुप अलग अलग होता है, उनका जो जब वो पढ़ते हैं जो उनके आजू बाजू में रहते हैं वो अलग अलग। तो ये सब चीजों के वजह से वो एज अ डिफरेंट पर्सन होता है, उनका थिंकिंग अलग रहेगा, राइट? कभी भी एक दूसरे की तरह बिल्कुल भी नहीं होगा, चाहे वो ट्विंस क्यों ना हो, ओके? तो वो अलग अलग रहेगा। और क्या क्वेश्चन पूछा आपने इससे? इसका परिणाम कुछ होता है क्या अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस पे, जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसकी वजह से, या उसके लिए काउंसलर को कुछ डेवलप करना चाहिए खुद को, ऐसा कुछ है क्या? यस, डेफिनेटली हमें ये डेवलप करना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो है कि आपके पास मतलब कुछ क्लाइंट को रेफर कर सकते हैं कि ठीक है मुझे कनेक्शन ही नहीं मिल रहा है, नहीं समझ में, तो हम रेफर कर सकते हैं, लेकिन हम सब क्लाइंट्स को नहीं, मुझे करने नहीं, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स ही नहीं जा रहे, दूसरे को नहीं दे सकते, राइट? सो केस में हमें ये जो स्किल है वो डेवलप करने ही पड़ते हैं, अगर काउंसलर बनना है तो, नहीं तो इट्स अप टू यू। सो यस, हमें ये डेवलप करने पड़ेंगे धीरे धीरे करके। जैसे मैंने वो एक्टिविटी बताई है कि पहले खुद को एक्सेप्ट कर, पहले खुद को रिस्पेक्ट कर, जैसे पहले खुद को रिस्पेक्ट करेंगे वैसे हम दूसरों को भी थोड़ा थोड़ा करके एक्सेप्ट और करते जाएंगे। आई होप आपको आंसर। हेलो जी, थैंक यू मैम। ओके, यस, थैंक यू। कुछ लोगों के माइक ऑन है तो डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ, कोई तो बीच में। एक मला विचारायचंय की एखाद्या माणूस एका प्रॉब्लेम मध्ये आहे आणि तो त्याच्या स्वतःच्या चुकीमुळे आहे हे त्याला माहिती आहे, तो वारंवार खोटं बोलत असतो, तर मग अशा वेळेला आपण एक्सेप्टन्स करायचा, म्हणजे त्याची कंडिशन एक्सेप्ट करायची हे ठीक आहे, पण तरी सुद्धा जर त्याला स्वतःला एक्सेप्ट नाही झालं की आपण चुकलोय, किंवा एक्सेप्ट झालेलं असतं पण तरी पण तो खोटं बोलत असतो, त्यावेळी आपली काय भूमिका असायला पाहिजे? येस, मला आठवलं की माझ्या एका क्लायंटनी मला हे विचारलेलं होतं जेव्हा मी सीबीटी करत होते। येस, सो एक्सेप्ट करायचं म्हणजे त्याचं जे काही आहे ते सगळं मला स्वतःपर्यंत पोहोचवायचं नाहीये, किंवा त्याचं जे काही आहे ते मला स्वतःच्या मूल्यांच्या, म्हणजे माझी मूल्य बाजूला ठेवून त्याची मूल्य घ्यायची, असं एक्सेप्टन्स आपल्याला तिथे नको आहे।
तू तुझ्या ठिकाणी ओके आहेस, तू तुझ्या ठिकाणी जे काही तुझं आहे त्याला मी रिस्पेक्ट करतोय. ओके, आता तुम्हाला समजा झुंबा आवडत असेल, मला कथक आवडतं, म्हणून झुंबा चुकीचं आणि कथक बरोबर, हे जर मी असेल तर मग तिकडे अनकंडिशनल पॉझिटिव्ह रिगार्ड नाही. पण येस, तुम्हाला ही झुंबा आवडतं, व्हेरी गुड, मी रिस्पेक्ट करते, मला कथक आवडतं. नाही नाही नाही, मला तसं म्हणायचं नाहीये. मला असं म्हणायचं की आपल्याला कळतं की समोरचा माणूस म्हणजे चुकलाय आणि पण तरी पण तो खोटं बोलतोय की माझ्यावर अन्याय झालाय असं तो म्हणतोय. तर मग म्हणजे आपण काय भूमिका घ्यायची त्यावेळेला की आपल्याला कळत असतं की त्याला स्वतःला माहितीये की तो चुकलाय आणि तरी पण तो हे करतोय. म्हणजे दुसरं नॉर्मली एक टेंडन्सी असते की दुसऱ्यावर ब्लेम घालायचा आपल्या परिस्थितीसाठी. राईट राईट. खरं तर उत्तर वेगवेगळ्या या अँगलने आपण देऊ शकतो. पण तुम्ही कुठल्या स्टेट मध्ये आहात, अन्याय तुमच्यावरती झालाय का, अँगलने एक वेगळं उत्तर येऊ शकतं. पण जर काउन्सिलरच्या भूमिकेतून बघत असाल, तुमची भूमिका आता काय आहे ह्या याच्यामध्ये? काउन्सिलरची भूमिका आहे समजा. ओके ओके ओके. आणि मला त्याला काहीतरी समजावायचं तर तो एक्सेप्टच करत नाही की माझं चुकलंय. आणि मला समजतंय की त्यालाही माहितीये की तो चुकलाय. येस येस येस, आय गेट यू. ओके, सो आता ह्या त्याला कळतच नसेल की तो चुकलाय तर इट्स ओके, म्हणजे आपण ते हे करू शकतो. पण बरोबर, पर्टिक्युलरली त्याला माहितीये. बरोबर बरोबर. सगळ्यात आधी आपल्याला त्यांना एक्सेप्ट करावं लागणार ऍज इट इज. पण याला अजून एक दुसरा हे आहे की आपण काही स्किल्स अजून ऍडव्हान्स मध्ये जेव्हा जातो त्यावेळी आपण त्यांना चॅलेंज करत असतो. ओके, चॅलेंजिंग हे एक स्किल आहे, क्वेश्चनिंग हे स्किल आहे. जेव्हा त्या येते ह्या सगळ्या आणि नाही आली तर आपण काही नाही करू शकत खरं तर. पण आपण ह्या स्किल्स वापरून त्यांना चॅलेंज करू शकतो, त्यांचंच हे रिथिंक करण्यासाठी. ओके, येस, डेफिनेटली काउन्सिलिंग मध्ये ह्या सगळ्या तरतुदी ठेवलेल्या आहेत. ओके, येस. मला एक बोलायचं. मॅडम बोलू का? आता वर्षा मॅडमने जे बोललं त्याबद्दल मी एक माझा अनुभव शेअर करू इच्छितो. म्हणजे त्या जे काही म्हणतायत ते मला जे काही समजलंय त्यानुसार की त्यांना असं म्हणायचं आहे की समोरच्या व्यक्तीला त्याची चूक आहे हे मान्य आहे, पण ती व्यक्ती मान्य करत नाही आहे आणि दुसऱ्यावर ब्लेम करते आहे. तर अशा वेळी म्हणजे मी केस एक अशी सांगतो की जे मला असं वाटतं की ही त्याचं वर्णन हे होईल की खरं म्हणजे माझ्याकडे जी केस आलेली होती ती एक स्त्रीची आलेली होती की जिला तिचा नवरा सिगारेटचे चटके देतो त्याशिवाय त्याला सेक्शुअल अराउझल होत नाही. सो ही इज अ मॅसोचिस्ट पर्सन की ज्याला दुसऱ्या ज्यावेळी व्यक्ती कळवळते, तिला वेदना होतात, त्यावेळी याला सेक्शुअल अराउझल होतं. आता तिचा नवरा होता तो सुद्धा माझ्याकडे आला आणि तो हे मान्य करत नव्हता की मी असं काही करतो हे. आता त्या दोघांना एकत्र बसवल्यावर तिने त्याच्या समोर सुद्धा हे सांगितलं, पण तरी सुद्धा तो त्याला काही कारण देत होता की हे सांगते हे चुकीचं आहे, खोटं आहे, असं काही घडत नाही असं. म्हणजे आता काउन्सिलर म्हणून आपल्या समोर प्रश्न निर्माण राहतो की आता कोण नक्की ती खोटं बोलते आहे की तो खोटं बोलतो आहे. मला असं वाटतं की आता वर्षा मॅडमने जे विचारलं, माणसं अशा वेळी खोटं बोलत असू शकतात आणि आपल्याकडे जो क्लायंट आलेला आहे म्हणजे माझ्याकडे ती स्त्री आलेली आहे, तर मी तुला जो काही त्रास होतो आहे तो तू दूर करण्यासाठी काय काय करू शकते आणि त्यासाठी तुला काय काय पर्याय आहेत हे त्या स्त्रीला, म्हणजे मी आता त्या स्त्रीवर विश्वास ठेवला की ती जे बोलते आहे ते खरं बोलते आहे, कारण ती माझ्याकडे हा त्रास होतो म्हणून आलेली आहे. आणि त्यामुळे ती जी दुसरी व्यक्ती आहे ती जरी ते मान्य करत नसली तरी सुद्धा ती खोटं बोलते हे आपण बॉडी लँग्वेज वरून किंवा ह्याच्यावरून एकतर समजू शकतो. आता वर्षा मॅडमचा जो प्रश्न आहे की समजा तो पुरुषच माझ्याकडे क्लायंट म्हणून आला असेल की
त्यावेळी मी काय करायला हवं. तर मला असं वाटतं की तो माझ्याकडे का आलेला आहे हे लक्षात घेऊन त्याच्या भावना म्हणजे काय माझ्याकडून त्याला काय अपेक्षित आहे, त्याला कोणता प्रॉब्लेम होतो आहे हे समजून घेऊन तो जर असं म्हणाला की माझी बायको हे करायला देत नाही किंवा ज्या पद्धतीनं मला सेक्स हवा आहे तसा बायको करायला देत नाही, हे जर तो म्हणाला तर मग आपण त्याच्या समोर वेगवेगळे सोल्युशन ठेवू शकतो की तिचाही तो अधिकार आहे की तिच्या शरीराशी तू कसं बर्ताव करायचा हे ठरवण्याचा तिचा अधिकार आहे. आणि त्यामुळे तुमचं म्हणजे लग्न झालेलं आहे म्हणजे तू सर्व काही ठरवू शकत नाही. हे कोणत्या ना कोणत्या पद्धतीनं त्याला सांगणं आवश्यक आहे. आणि त्यामुळे तो जर खोटं बोलत असेल तर ते खोटं बोलतो आहे हे मला समजलं आहे याचं भान त्याला आणून देणं हा सुद्धा एक उपाय असू शकतो. ओके सर, थँक्यू सर. थँक्यू सर. मी बोलू का? एक्सक्यूज मी. हा बोला. एक थोडं ह्याच्यात मला असं सांगावंसं वाटतं की अशी जेव्हा कंडिशन येते, आपला जो कोणी मॅडम क्लायंट तुमची आहे ओळख करून द्या त्यांना आधी. आपण हा हा तुमचा सर मी व्हिडिओ सुरू हॉस्पिटलमध्ये करा आहे आणि सध्या. सर्वांना हा तुमची ओळख करून द्या. ओके ओके. मी डॉक्टर वर्षा देशपांडे. काही जणांशी मी पर्सनली बोललेली आहे आणि सगळ्यांची ओळख नाही झालेली आपली. BMS झाल्यानंतर मी क्लिनिकल सायकोलॉजीमध्ये MA केलंय. सध्या काउन्सिलर कम आयुर्वेद प्रॅक्टिशनर अशी प्रॅक्टिस करते अकोला इथे. तर ही जी कंडिशन म्हणजे आपण डिस्कस करतोय त्याच्यात एक मला सांगावंसं वाटतं की जो आपला क्लायंट आहे अशा वेळेला त्याला आपण यू स्टेटमेंट्सच्या जागी आय स्टेटमेंट्स सजेस्ट करू शकतो की what is your concern, you should not go with the you statements, what the next person is supposed to be doing. You should go with the I statements, what I should be doing. म्हणजे जर तो म्हणत असेल की फॉर एक्झाम्पल ही जी व्यक्ती आहे ही आपण नवऱ्याला किंवा बायकोला यू आर डुईंग इट असं म्हणत असेल तर त्याच्याऐवजी व्हॉट आय शुड बी डुईंग, यू फोकस ऑन दॅट. आय स्टेटमेंट्स वापरणं हे अशा सिच्युएशन मध्ये बरेचदा उपयोगी पडतं. आय स्टेटमेंट्स आणि यू स्टेटमेंट्स कदाचित एक्सप्लेन केले नाही आहेत मी, म्हणजे लक्षात आले असते पण बहुतेक म्हणून मी एक्झाम्पल्स नाही दिले. माझा असा अनुभव आहे की आता जे वर्षा मॅडम सांगतायत त्यानुसार आपण 3 स्टेप म्हणू शकतो सर्व माणसांच्या. पहिली स्टेप ही डिनायल मधलीच असते. अशी माणसं आपल्याकडे येतच नाही. म्हणजे ते काय प्रॉब्लेम आहे मान्यच करत नाहीत आणि त्यामुळे त्यांना कोणाची हेल्प घ्यावी अशी वाटत नाही. बहुसंख्य माणसं ही या स्टेजमध्ये असतात. आता काही जणांना प्रॉब्लेम जाणवतो पण तो दुसऱ्यामुळे आहे असं वाटत असतं. म्हणजे माझा नवरा असं करतो, सासू, बॉस, जे कोणत्या परिस्थिती, आणि त्यावेळी ती माणसं आपल्याकडे येतात की असा असा प्रॉब्लेम आहे आणि त्यामध्ये काय सोल्युशन करायचं. आणि काउन्सिलिंगचा महत्वाचा रोल हा जो प्रॉब्लेम म्हणजे ती ब्लेम गेम मध्ये आहेत असं आपण म्हणू शकतो की फर्स्ट स्टेज इज डिनायल, सेकंड स्टेप इज ब्लेम. त्या कोणावर तरी ब्लेम करत असतात, माझ्या त्रासाचं कारण दुसरी व्यक्ती किंवा परिस्थिती आहे. आणि काउन्सिलिंगचा रोल हा ब्लेम गेम कडून रिस्पॉन्सिबिलिटी कडे नेणं. या प्रॉब्लेम मध्ये मी काय रिस्पॉन्सिबिलिटी घेऊ शकतो आणि त्याच्यातून बाहेर काढू शकतो. म्हणजे आता जे वर्षा मॅडमने सांगितलं यू च्या आय स्टेटमेंट, ती म्हणजे ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घ्यायला त्याला प्रवृत्त करणं. हाच काउन्सिलरचा एक महत्वाचा रोल असतो की ज्यावेळी तो असं म्हणतो ठीक आहे माझी सासू मला असा छळ करते त्यावेळी मी काय करेन याची सोल्युशनचा ज्यावेळी ती व्यक्ती विचार करेल त्यावेळी मग आपण तिला अधिक चांगल्या पद्धतीने मदत करू शकतो. कारण सासूचं वागणं काही आपण बदलवू शकत नसतो. सासू आपल्याला कधी भेटतच नसते, आपल्या काही तिचा कॉन्टॅक्ट होत नसतो. आपल्याकडे जी आलेली व्यक्ती आहे ती त्या सासूच्या वागण्याला कशी सामोरं जाईल त्याचं कौशल्य आपल्याला विकसित करणं आवश्यक आहे. आणि त्यामुळे अशा प्रसंगामध्ये त्यामुळे आपलं काउन्सिलिंगचं
ध्येयच ब्लेम गेम कडून रिस्पॉन्सिबल मी आहे, माझ्या जे काय आहे त्याला याकडे नेणं हा एक महत्वाचा रोल आहे असं मला वाटतं. थँक्यू सर, खूप छान सांगितलं. थँक्यू. मी बोलू का सर? तुम्ही हो बोला ना. हा, पण काउन्सिलिंग मध्ये गोल सेटिंगला खूप महत्व आहे. बरेचदा आपल्याकडे आता सरांनी सांगितलं ब्लेम गेम म्हणजे दुसऱ्यामुळे होतंय असं येतं, तर तेव्हाच आपण त्यांना समजावून देतो की नाही, दुसऱ्याला आपण बदलू शकत नाही आहोत, तर आपल्याला काय करायचंय. त्यामुळे गोल सेटिंग जेव्हा क्लिअर असतं ना, ते पहिलं करावं लागतं आपल्याला आफ्टर रॅपो बिल्डिंग अँड हे, आणि मग तेव्हा आपण त्या गोलच्या दिशेने नेण्यासाठी आपण पर्याय शोधू शकतो. मग तेव्हा त्याला कळतं गोल्स, आणि ते कोलॅबोरेटिव्हली असतं परत, की काउन्सिलर सांगतो हे गोल म्हणून नाही, ते समोरच्याला क्लायंटला पण पटलं पाहिजे. त्याला कळत नसेल तर काउन्सिलर त्याला पर्याय देऊ शकतो की हे गोल आहे का, हे आहे का, पण त्याच्या संमतीशिवाय गोल सेट होत नाही पहिली गोष्ट. पण त्याला हेल्प नक्कीच काउन्सिलर करू शकतो, आणि एकदा गोल सेट झालं की आपण त्या दृष्टीने पर्याय शोधू शकतो. मग ब्लेम थोडा कमी होतो. ओके, थँक्यू. सर तो तिसरा पार्ट कोणता आहे? डिनायल, ब्लेम अदर्स अँड ब्लेम सेल्फ का? तिसरा ह्युमन नेचर, डिनायल, ब्लेम अदर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी घ्यायला. जी काही परिस्थिती आहे त्यातून बाहेर पडायचं असेल तर जे काही करायला हवं ते मला करणं आवश्यक आहे असं याचा स्वीकार करणं. थर्ड ना? थर्ड, हा, थर्ड स्टेप. थँक्यू. ऋषा मॅमच्या याच्यामध्ये मी अजून एक थोडंसं ऍड करेन. डिरेक्ट जे आहे ते की कुठे म्हणजे तो जो बोलतो आहे व्यक्ती, तर त्याच्यामध्ये ती व्यक्ती कशासाठी आपल्याकडे आलेली आहे, जसं सर म्हणाले ते बघायचं आहे आपल्याला. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे जर तरीही ती व्यक्ती डिनाय करत आहे तर आपण अशा पद्धतीचा प्रश्न विचारू शकतो की मग नाही, पण तुम्हाला आमच्याकडून काय हेल्प हवी आहे. सो मग ती व्यक्ती सांगू शकते की असा असा प्रॉब्लेम आहे, मग तिथून सुरुवात करायची. म्हणजे हळूहळू जसे आपण हे काउन्सिलिंग स्किल आपल्यामध्ये आणायला लागतो, प्रॅक्टिस करायला लागतो, तसं आपल्याला हे जास्ती चांगल्या पद्धतीने जमायला लागतं. ओके ओके, थँक्यू. सो त्यांच्या साईडने आपण थोडंसं झुकतं घेऊन मग पुढे जायचं. येस. सो लास्ट आहे, घेऊ की कसं सर? थोडंसं नॉन जजमेंटल अप्रोच. हॅलो, बोला बोला. बोलू ना? थोडक्यात आटोपते. येस. नाही, आपल्याकडे वेळ आहे भरपूर, म्हणजे आपला काही रिस्ट्रिक्शन नाहीत, पूर्ण आपण किती वेळ घेऊ शकतो. ओके ओके. सो नॉन जजमेंटल अप्रोच बद्दल आपण थोडंसं बोललेलो आहोत. तर त्याच्यामध्ये आपल्याला का गरजेचं आहे नॉन जजमेंटल अप्रोच, तर व्यक्ती ओपन अप होण्यासाठी तुम्हाला ती प्लेस क्रिएट करावी लागते, जिथे तुम्ही एम्पथाइज करता आहात, जिथे तुम्ही कम्फर्टेबल एन्व्हायरमेंट क्रिएट करता आहात. सो त्याच्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, ती सेफ प्लेस क्रिएट करण्यासाठी एक्सेप्टन्स, जेन्युअननेस आणि एम्पथी या 3 गोष्टी त्यामध्ये असणं गरजेचं आहे. मगाशी जसं मी म्हटलं की आतमध्ये काहीतरी वेगळंच चालू आहे, की मी फुल ऑफ जज करते समोरच्या व्यक्तीला, पण चेहऱ्यावरती मात्र जर मी हा ठीक आहे, ओके, मला काहीच प्रॉब्लेम नाही. मॅडम, हिंदी. यस यस, ओके. सो अगर ऐसे हमने किया कि अंदर ही अंदर मुझे पूरा मैं जज कर रही हूँ कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन फेस पे मैंने सिर्फ हाँ बहुत अच्छा है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे अगर बोला तो फिर वो जेन्युइननेस वहां पे नहीं है. तो काउंसलिंग में ये हमें बहुत ध्यान में रखना है कि जेन्युइननेस वहां पे रहना चाहिए. तो नॉन जजमेंटल अप्रोच जो है वहां पे एक्सेप्टेंस, जेन्युइननेस एंड एम्पैथी, ये 3 चीजें हमें ध्यान में रखनी है. वो कैसे आएगा, इसके लिए 3 चीजें मैं आपको दूंगी, वहां पे प्रैक्टिस करने के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो. एक मतलब खुद का स्टेट ऑफ माइंड जो है वो रिफ्लेक्ट करना जरूरी है, उसको रीचेक करना जरूरी है कि
क्या मैं ऐसे जज करता हूँ, या फिर आजू बाजू की चीजें देख के मेरे दिमाग में क्या ख्याल आते हैं, एक आध पर्सन को देख के मेरे दिमाग में क्या ख्याल आते हैं, खुद को रीचेक करना ये पहली अपनी सीढ़ी है। अगर खुद से स्टार्ट करोगे काउंसलिंग में कोई भी चीज, तो आप अच्छी तरीके से मतलब दूसरों को हेल्प कर सकते हो। तो रैशनल थिंकिंग जो है REBT मतलब यहाँ पे किसी ने किया होगा शायद, तो रैशनल थिंकिंग अगर आपने मतलब रैशनल थिंकिंग पे अभी स्टार्ट किया स्टडी, तो आपको समझ में आएगा कि रैशनल इरेशनल थिंकिंग बिलीफ्स क्या है। एज अ काउंसलर आपका थिंकिंग जो है वो रैशनल थिंकिंग होना बहुत जरूरी है। तो उससे भी आप नॉन जजमेंटल अप्रोच ला सकते हैं। उसके बाद सेकंड है अडॉप्ट एन एटीट्यूड ऑफ एक्सेप्टेंस। रूपा मडकई मैम। हा बोला डॉक्टर, काय म्हणणं आहे तुमचं? नाही बोलायचं काही नाहीये, मी ऐकतेच आहे. सॉरी अच्छा, सॉरी तुमचा मेसेज आला. ओके, सो आपल्याला हमें एटीट्यूड हमारा कैसे बिल्ड करना है, एक्सेप्टेंस का, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, एक्सेप्टेंस, ऐसे चीजों में हमारा मतलब एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करना चाहिए अभी हमने, कि ज्यादा से ज्यादा काउंसलिंग स्किल्स के लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी है। खुद को दूसरों के जगह पे बिठा के देखो कि कैसे फील होता है। किसी को कुछ पूछ सकते हो और वहां से एम्पैथी ले सकते हो कि क्या फील करता रहेगा ये इंसान, इसको ये लग रहा है। छोटी छोटी चीजों से एम्पैथाइज करना स्टार्ट करो। और थर्ड है रिकॉग्नाइज कल्चरल डिफरेंसेस। सो ये बहुत बड़ी बात है कि नॉन जजमेंटल अप्रोच के लिए, कि अलग अलग कल्चर में अलग अलग थॉट प्रोसेस रहते हैं, अलग अलग जगह से वो लोग आते हैं। मैं मतलब एक गांव में रहती हूँ, दूसरे गांव में कुछ अलग चीजें रह सकती है, तो ये मुझे दिमाग में रखना बहुत ही जरूरी है। एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक औरंगाबाद की फ्रेंड थी, अब यहाँ पे मुझे मराठी बोलना पड़ेगा, तो वो ऐसे बोलती थी कि मतलब बाहर जब जाती थी घर के, तो वो बोलती थी तू है करशील, हाँ भी नहीं, तू है करशील, ऐसे बोलती थी। और मैं कोकण की हूँ, तो हमें ऐसे थोड़ा सा सॉफ्ट बोलने की आदत है कि है करशील का, ऐसे हम पूछते हैं, ऐसे करोगे क्या, ऐसे थोड़ा सा पूछते हैं। तो थोड़ा सा प्लीज ऐसे थोड़ा सा रहता है वहां पे। तो मुझे पहले आदत नहीं थी, जब मैं वहां पे गई थी पुणे में, तो मुझे आदत नहीं थी कि ऐसे कैसे पूछ लिया करशील, ऐसे मुझे लगता था बहुत, ऐसे लगता था कि अरे मतलब करो, ऐसे टाइप में। तो मुझे फिर बाद में समझ में आया कि वहां पे शायद वैसे बोलते रहेंगे, 2-3 लोगों को सुन के फिर समझ में आया। तो ऐसे हो सकता है कि हमारे थॉट प्रोसेस की वजह से हमने किसी को ऑलरेडी जज कर लिया, तो वो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ऐसे कुछ हो रहा है क्या, मैं किसी अलग कल्चर से आ रही हूँ, अलग पर्सन कोई अलग कल्चर से आ रहा है, और उसके वजह से वो डिस्टर्बेंसेस या फिर डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो उसको हमें और अच्छी तरीके से देखना अभी स्टार्ट करना है। तो जो जो चीजें मतलब एक्टिविटीज बोली है वो ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि क्या क्या आपको मतलब हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ गाइडेंस चाहिए तो सर से पूछ सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। तो ये स्किल सेट 3 ही मैंने अभी तक बोले हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन 3 अभी के लिए हम मतलब प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस नहीं, खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। यस, सो यहाँ पे मैं रुक जाती हूँ। थैंक यू सो मच ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। यश सर बहुत बहुत धन्यवाद, और सब इतनी देर से यहाँ पे रुके हो उसके लिए आप सबको भी थैंक यू सो मच।